हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, मैं फिर से आप लोगों के लिए आज एक वीडियो लेके आ गई हूँ जहाँ पे हम बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं डिफरेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो बिना किसी देर के आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे है वो है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेप्ट ए, यंग पीपल आर मोर फ्लेक्सिबल देन ओल्डर पीपल। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो यंग पीपल होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी ओल्डर पीपल। देन बी, एक्टिविटी लेवल कैन ऑल्टर फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, जितना आपका एक्टिविटी लेवल ज़्यादा अच्छा होगा, आप बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल जीते होगे, तो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी होगी बजाय अगर उनके कंपैरिजन किया जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। तो ये भी ठीक है। सी, स्ट्रेचिंग कैन ऑल्टर फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये बात भी बिल्कुल सच है, स्ट्रेचिंग अगर आप करते हैं रेगुलरली तो जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है, इन्हांस होती है। एंड डी इज, मेल्स आर मोर फ्लेक्सिबल देन फीमेल्स। अब ये बात यहाँ पे बिल्कुल गलत है क्योंकि जो फीमेल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एनाटोमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर प्रेजेंट इन फीमेल्स एज कम्पेयर टू मेल्स। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। Now next question is, what is the minimum time required for the Golgi tendon organ, जिसको हम शॉर्ट में GTO भी कहते हैं, जो कि हमारे मसल का एक पार्ट होता है मसल सिस्टम के अंदर का, टू रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज इन मसल टेंशन। यानी कि GTO को कितना टाइम लगता है मसल टेंशन के इंक्रीज का रिस्पॉन्स देने में। 30 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स एंड 8 सेकेंड्स। अब देखो यार, जब आप सर्च करोगे ना इसके बारे में तो बहुत जगह डिफरेंट चीज़ें लिख रखी हैं इसके बारे में। कुछ कहते हैं फ्यू मिली सेकेंड्स, कुछ कहते हैं अबाउट 7 to 10 सेकेंड्स के बीच में, बट यहाँ पे हमें एक आंसर लिखना है। तो मैंने जहाँ से भी जितनी जगह से पढ़ा है वहाँ पे 7 to 10 का रेशो दे रखा है। तो और उनमें से भी जो मैंने ज़्यादा आर्टिकल्स देखे हैं उनमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो 6 सेकेंड्स है वो कई बार रिपीट हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6 सेकेंड्स। Now moving on to the third question is, the attributes of the sport which is concerned with the analysis of body and limb movement patterns and muscular involvement is known as। यानी कि वो कौन सा एट्रीब्यूट है स्पोर्ट का जो कि बॉडी और लिम्ब की मूवमेंट, उनके पैटर्न और मसल इन्वॉल्वमेंट का एनालिसिस करता है, उसे एक टर्म दी गई है, उसे क्या कहते हैं? ए, मूवमेंट एनालिसिस, बी, फिजियोलॉजिकल एनालिसिस, सी, इंजरी एनालिसिस एंड डी, स्पीड एजिलिटी एनालिसिस। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मूवमेंट एनालिसिस। तो इस स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के अंदर ना जब हम नीड एनालिसिस करते हैं उसके अंदर एक पार्ट होता है मूवमेंट एनालिसिस का, जहाँ पे हमें सारी चीजें देखते हैं कि कौन सी मूवमेंट हो रही है, कौन से लिम्ब की मूवमेंट है, कौन से पैटर्न में और कौन सी मसल यहाँ पे इन्वॉल्व है। सो द करेक्ट आंसर इज मूवमेंट एनालिसिस। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा के देखोगे तो आप इसका आंसर जरूर यही वाला करके आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर आपको आंसर नहीं पता हो, अपनी कॉमन सेंस भी लगाओगे तो वो भी सॉल्व हो जाते हैं। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू दी ओवरलोड प्रिंसिपल, जो कि हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के टाइम पे पढ़ा है, इन अ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट मैनिपुलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स ऑफ एक्सरसाइज टू अचीव द डिजायर्ड गोल? ए, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोग्रेसिवली, B, increasing the number of repetitions of low load, C, increasing the time a muscle contraction is sustained and D, decreasing the amount of resistance progressively। तो अगर ध्यान से भी थोड़ा क्वेश्चन देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी का गलत हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको डिक्रीज करने की बात कही जा रही है और जब हम ओवरलोड प्रिंसिपल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो तो यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं जो कि ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो टाइम है वो इंक्रीज कर रहे हैं ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन टू बी सस्टेन। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि अगर हम ये करते हैं, अगर हम टाइम बढ़ाते हैं तो यहाँ से हमारा जो एंड्योरेंस है वो इम्प्रूव होगा बट स्ट्रेंथ पे कोई असर नहीं जाएगा। बट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवानी है पेशेंट को, एंड्योरेंस ट्रेनिंग नहीं करवानी। सो ऑप्शन नंबर सी है वो भी यहाँ से हट जाएगा। तो यानी कि सी और डी ये दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। सिमिलरली ऑप्शन नंबर बी पे जाएं तो वहाँ पे उसने टाइम की जगह रेपिटेशंस बढ़ाने की बात करी है और लो लोड के आगे, ठीक है, यानी कि लो लोड देंगे और रेपिटेशन ज़्यादा देंगे। तो ये भी किस तरीके की ट्रेनिंग हो रही है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग हो रही है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं हो रही। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसको आप प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करते रहते हो अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट या फिर स्पोर्ट्स पर्सन जो आपके पास आया है। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। Next question is, cardiorespiratory fatigue is caused by a combination of the following factors except। सो ये जो कार्डियोवैस्कुलर फटीग होता है ना, इसको हम जनरल फटीग भी कहते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, अ डिक्रीज इन ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन नंबर बी, अ डिक्रीज इन ग्लाइकोजन स्टोर्स इन मसल एंड लिवर,
C a decrease in potassium, and D a build up of lactic acid in the muscle. So here the correct answer is option number D, that is building up of lactic acid in the muscles. Question number 6 is which of the following structures detect rapid movement and initiate the stretch reflex, यानी कि इनमें से कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो एकदम रैपिड मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं और स्ट्रेच रिफ्लेक्स को इनिशिएट करते हैं? मसल स्पिंडल, GTO गोल्गी टेंडन ऑर्गन, C पैसेनियन कॉर्पसूल्स, एंड D एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज द मसल स्पिंडल. अभी जो मसल स्पिंडल होते हैं ना, दीज आर दी प्रोप्रियोसेप्टिव ऑर्गन्स, ठीक है. और ये जो मसल स्पिंडल होते हैं ये स्ट्रेच के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं. जैसे ही स्ट्रेच आता है तो ये एकदम से अपना रिस्पॉन्स दिखा देते हैं बिकॉज दे आर वेरी मच सेंसिटिव टू स्ट्रेच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉमनेस्ट मैकेनिज्म ऑफ इंजरी फॉर AC जॉइंट स्प्रेन, यानी कि जो आपका एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट होता है उसके स्प्रेन्स में सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट मैकेनिज्म कौन सा होता है इंजरी का? A fall on the point of shoulder, B roll over the shoulder, C both A and B, and D none of the above. So here the correct answer will be A, that is fall on the point of shoulder. So जब आप इस तरीके से गिरते हो तो जो आपके AC joint के sprains हैं वो होने के बहुत ज़्यादा high chances हो जाते हैं. Now coming on to the next question is a patient diagnosed with right shoulder adhesive capsulitis, ठीक है, right shoulder में उसको adhesive capsulitis है, is limited to 25 degrees of lateral rotation, यानी कि जो उसका lateral rotation है वो limited है, सिर्फ 25 डिग्री तक ही जाता है. Which mobilization technique would be indicated with this limitation? Lateral distraction and anterior glide, medial distraction and posterior glide, lateral distraction and posterior glide, and D medial distraction and inferior glide. So यहाँ पे आप देखो बहुत easily हम concave convex रूल का यूज करके ना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो उस रूल के हिसाब से lateral rotation वाली रेंज को इंक्रीज करने के लिए हमें कौन सी ग्लाइड देनी पड़ेगी? So the correct answer here is option number A, that is the anterior glide with lateral distraction. Next question is during the deceleration phase of throwing which joint get more force? अब यहाँ पे थ्रोइंग क्या है, जैसे आप क्रिकेट में देखते हो जो बॉलर होता है वो बॉल को थ्रो करता है, तो वो जो थ्रोइंग होती है ना उसके बहुत सारे फेजेस होते हैं. अर्ली कॉकअप फेज, लेट कॉकअप फेज, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, थ्रो, ठीक है. तो ये सारे फेजेस होते हैं. अब इसमें से पूछा है जो डिसेलरेशन वाला फेज होता है थ्रोइंग का, उसमें कौन से जॉइंट पे ज्यादा फोर्स आती है? ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, रेडियोह्यूमरल जॉइंट, रिस्ट, एंड द अल्नोह्यूमरल जॉइंट. So the correct answer here is A, that is the glenohumeral joint. Again this is a very easy question. Antalgic hip gait is related to which of the following? अब antalgic का मतलब कि पेनफुल होगा. So correct answer यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेनफुल हिप गेट. Antalgic hip gait का मतलब क्या होता है? जब हिप में पेन होगा और आदमी वॉक कर रहा है उस गेट को कहते हैं पेनफुल हिप गेट. So the correct answer here is option number C. Next important question is sacralization of the vertebra means fifth lumbar vertebrae fuses with the sacrum and ilium. S1 vertebrae may be mobile. The fifth sacral segment function as independent vertebrae and all the lumbar vertebrae are fused. अब sacralization का यहाँ से मतलब हमें क्या समझ आता है कि जो आपकी fifth lumbar vertebrae है वो sacrum और ilium जो कि combine हमारी vertebrae होती है उसके साथ fuse हो गई है. So the correct answer here is option number A. सीधी सीधी definition पूछी गई कि बताओ sacralization क्या होता है. इससे आसान क्वेश्चन और क्या ही आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंपॉर्टेंट टू अचीव एन आइडियल परफॉर्मेंस स्टेट. अब यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात हो रही है. सो ए फियर ऑफ फेलियर, बी एनालाइजिंग परफॉर्मेंस, सी पर्सनल कंट्रोल, एंड डी ब्रॉड फोकस ऑन द एक्टिविटी एंड द एनवायरमेंट. द करेक्ट आंसर हेयर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पर्सनल कंट्रोल. कि जो इंडिविजुअल है या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर कोई भी इंडिविजुअल जो अपनी एक परफॉर्मेंस दे रहा है उसको अपने ऊपर पर्सनल कंट्रोल होना चाहिए और उसको खुद को अपने आप को शांत करना आना चाहिए, एंजाइटी वगैरह के लेवल्स को कम करना आना चाहिए ताकि जो उसकी परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमल जा सके. Question number 13 is an Olympic weightlifter attempting a personal record is able to ignore the audience to concentrate solely on his performance. Which of the following abilities is the athlete most likely using to perform the lift? A. Somatic anxiety, B. Successive approximation, C. Dissociation, and D. Selective attention. So यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक वेट लिफ्टर है जो कि ओलंपिक्स में है और आसपास बहुत सारा क्राउड भी बैठा है बट उसने जो अपनी अटेंशन है, जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ अपने स्पोर्ट्स के ऊपर डेडिकेट कर रखी है. तो बताओ वो कौन सा लिफ्ट करने के लिए, मतलब वेट लिफ्टर है तो वो कौन सी एक्टिविटी या फिर जो कौन सी एबिलिटी है वो यूज कर रहा है. सो सोमैटिक एंजाइटी ये नहीं है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ये भी नहीं है, डिसोसिएशन भी नहीं है, सिलेक्टिव
सिलेक्टिव अटेंशन है, यानी कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वो ऑडियंस को इग्नोर कर रहा है और जो उसका काम है, जो वेट लिफ्टिंग है, उसके ऊपर ध्यान दे रहा है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो कि सिलेक्टिव अटेंशन है, कि वो अटेंशन दे रहा है बट सिलेक्ट कर रहा है कि मुझे ऑडियंस की तरफ ध्यान लेके जाना है या फिर मुझे अपनी वेट लिफ्टिंग पे ध्यान लेके जाना है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिलेक्टिव अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग थोरैसिक नर्व पाल्सी लीड्स टू विंगिंग ऑफ स्कैपुला। इसका तो बहुत एकदम डायरेक्ट आंसर है ये कि विंगिंग ऑफ स्कैपुला कौन सी नर्व से होती है, लॉन्ग थोरैसिक नर्व पाल्सी की वजह से। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो इज क्लोज पैक पोजीशन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन की जो क्लोज पैक पोजीशन है वो क्या होती है, स्लाइट एक्सटेंशन, फुल एक्सटेंशन, स्लाइट फ्लेक्शन एंड फुल फ्लेक्शन। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फुल एक्सटेंशन, क्योंकि जब आपकी सर्वाइकल स्पाइन है वो फुल एक्सटेंशन में जाएगी तो उसकी जो ROM है वो नहीं हो पाएगी और कोई भी वहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फुल एक्सटेंशन। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही या फिर आप इस एग्जाम से रिलेटेड कोई और बात पूछना चाहते हो तो आप जरूर मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।